कि एक गलत मोड़ या रॉन्ग टर्न ने वर्ल्ड वॉर 1 का प्लॉट भी थी और आज गूगल मैप के रहते हुए भी लोग कभी कभार ये मिस्टेक कर ही जाते हैं। अब मैं कहूँ कि 1914 में अगर गूगल मैप होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 हुई ही ना होती। तो क्या आप यकीन करेंगे? अब हाइपोथेटिकली तो ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि एक गलत बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे कार से ली हुई एक रॉन्ग टर्न ने विश्व युद्ध छेड़ दिया। तो हुआ यूं था कि 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया था। इसके चलते वहां के नेशनलिस्ट लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। वो सभी स्लाविक कंट्रीज को एक गवर्नमेंट के अंडर लाकर एक यूनिफाइड देश बनाना चाहते थे, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से आजाद होता और स्लाविक लोगों की अपनी पहचान बनती। 1914 तक ये टेंशन्स इसी तरह बने रहे। 1914 में जब ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने बोस्निया जाने का फैसला किया तो ये आग में घी डालने का काम कर गया। यहाँ बोस्नियन नेशनलिस्ट लोगों को बदला लेने का एक मौका मिल गया। अब अगर आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को कहीं जाने का खतरा था तो वो थी बोस्निया की राजधानी सारायेवो। फिर भी फ्रांज फर्डिनेंड अपनी चमचमाती लिमोजिन में अपनी वाइफ के साथ सारायेवो पहुंच गए। लियोपोल्ड लॉयका उस लिमोजिन का ड्राइवर था, जिसने देख लिया कि कार की तरफ एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। उसने गाड़ी भगा दी और दोनों हस्बैंड वाइफ की जान बच गई, पर वहां पर बहुत से लोग घायल हो गए। वो बम सर्बियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के मेंबर नेडेल्को क्राबिनोविच ने फेंका था। इस इंसिडेंट के बाद आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने लोकल ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की और घायलों से हॉस्पिटल में मिलने की बात रखी। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात यहाँ पर सही बैठती है। हॉस्पिटल जाते हुए सही रास्ता नहीं पता होने के चलते कार के ड्राइवर लियोपोल्ड लॉयका ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। उस टाइम ना तो कोई मैप था और ना ही जीपीएस। अब आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का मर्डर करने का प्लान बनाने वाला मास्टरमाइंड गवरीलो प्रिंसिप उसी रूट पर शराब पी रहा था। जैसे उसे इस बात का पता चला, वो कार के पास गया और गोली चला दी। आर्क ड्यूक के गले में और उनकी वाइफ के पेट में लगी गोली के चलते घंटे भर में दोनों की जान चली गई। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने अपने राज सिंहासन के वारिस के मर्डर का बदला लेने के लिए जर्मनी से मदद मांगी। जर्मनी राजी हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सबसे पहले सर्बिया पर हमला किया। क्योंकि रशिया और सर्बिया के बीच अच्छे रिलेशन थे, तो रशिया ने सर्बिया को जैसे ही मदद भेजी, जर्मनी ने रशिया पर भी अटैक कर दिया। रशिया पर हमला होते ही फ्रांस ने अपनी सेना से रशिया को सपोर्ट किया, तो जर्मनी ने उस पर भी धावा बोल दिया। अब फ्रांस पर हमला होते ही ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने रशिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सर्बिया ने जर्मनी पर काउंटर अटैक कर दिया। इधर फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पर टूट पड़े। आंख की बदले आंख की चाहत ने वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कर दी और ये सब हुआ सिर्फ एक रॉन्ग टर्न के चलते हुए। तो वर्ल्ड वॉर 1 जिन दो ग्रुप्स के बीच लड़ा गया वो थे अलाइड कंट्रीज और सेंट्रल पावर्स। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़े इससे पहले ये समझ लीजिए कि अलाइड कंट्रीज कौन थी और सेंट्रल पावर्स में कौन से देश थे, क्योंकि आगे ये टर्म्स कई बार आएंगे। तो एक और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमेनिया, कनाडा, जापान और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया था। और दूसरी ओर थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर शामिल था। रॉन्ग टर्न तो बस इकलौता पहलू है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए ट्रिगर दबाने का काम किया था, पर ऐसी कई और वजह थी जिनके चलते वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी। जैसे इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्य बढ़ाने की नीति, राष्ट्रवाद और आपस में अलग अलग देशों के बीच का अलायंस। फिलहाल इन्हें संक्षेप में समझते हैं। 1870 से 1871 में जो फ्रैंको जर्मन वॉर हुई थी, उसमें जर्मनी के हाथों मिली हार से फ्रांस बहुत ज्यादा अपसेट था। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और इटली के साथ हाथ मिलाकर जर्मनी एक पावरफुल देश की तरह उभर रहा था। इससे डरा हुआ फ्रांस रशिया के साथ मिल गया ताकि दोनों जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे सके। यहाँ से शुरुआत हुई ट्रिपल ऑन्टॉन्ट की, जो हुआ 1894 में यानी 1894 में फ्रैंको रशियन अलायंस, 1904 में ब्रिटिश फ्रेंच ऑन्टॉन्ट और 1907 में एंग्लो रशियन ऑन्टॉन्ट से। ऑन्टॉन्ट का मतलब होता है ग्रुप। वैसे हम किसी से कम नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है।
और कहीं ना कहीं जो भी लड़ाइयां हुई है उसके पीछे यही एटीट्यूड रहा है। 1898 में फर्स्ट जर्मन नेवल लॉ आया था। जर्मन इंपीरियल नेवी के न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी एडमिरल एल्फ्रेड टिरपिट्ज ने आते ही जर्मन नेवी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका मकसद था ब्रिटिश रॉयल नेवी से भी बड़ी सेना को तैयार करना। जर्मनी की हरकतों के चलते ब्रिटेन ने भी अपनी स्प्लेंडेड आइसोलेशन पॉलिसी को छोड़ दिया। 1904 से 1905 तक रूसो जापानीज वॉर में जापान ने रशिया को धूल चटा दी। हुआ ये था कि रशिया के जार निकोलस सेकंड को पैसिफिक ओशियन में एक्सेस के लिए एक पोर्ट की तलाश थी, तो उनकी नजर कोरिया पर पड़ी। रशिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जापान ने चाइना के पोर्ट अर्थर में रशिया पर सरप्राइज अटैक कर दिया। इस लड़ाई को हारते ही रशिया ने अपना रुख वापस बाल्कन देशों की ओर कर लिया। फ्रांस और ब्रिटेन जो जापान के साथ अलाइड में थे, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया, पर रूसो जापानीज वॉर खत्म होते ही रशिया ने फ्रांस और ब्रिटेन को अपने साथ अलायंस बनाने को मना लिया और इसके एक दशक के बाद ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। एक और बड़ी वजह थी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का बोस्निया पर कब्जा कर लेना। इसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो रॉन्ग टर्न वाली कहानी के साथ, तो आगे बढ़ा जाए। इधर मोरक्को के ऊपर फ्रांस का बढ़ता इन्फ्लुएंस रोकने के लिए जर्मन नेवी मोरक्को में अपना लंगर डालती है, लेकिन फ्रांस को ब्रिटेन अपना समर्थन दे देता है। इससे फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्ती जय वीरू जैसी हो जाती है और दोनों के लिए गब्बर बन जाता है जर्मनी। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत उस दौर में इटली के ऊपर फिट बैठी। 1861 में विक्टर इमानुएल सेकंड ने जब खुद को इटली का राजा घोषित किया, तो 1861 में द किंगडम ऑफ इटली की शुरुआत हुई। ब्रिटेन और फ्रांस की तरह नया बना देश इटली भी दुनिया पर अपनी धौंस जमाने के लिए बेचैन था। उसे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लीबिया दिख गया, जिस पर किसी ने अब तक अपनी हुकूमत नहीं जमाई थी। ऑटोमन एम्पायर ने जैसे ही लीबिया से अपनी सेना हटाई, इटली ने वहां पर अपना डेरा डाल दिया। इस तरह कोई अपना बॉर्डर एक्सटेंड करने को बेताब था, तो कोई अपनी जमीन को बचाने के लिए डटा हुआ था। एंड रिजल्ट, वर्ल्ड वॉर 1 का डंका बज गया। वर्ल्ड वॉर 1 का फाइनल सीन बना बाल्कन वॉर। सर्बिया, बुल्गारिया, मॉन्टेनेग्रो और ग्रीस, ये चारों 1800 के दशक में ऑटोमन एम्पायर से अलग हो चुके थे। इस तरह बना बाल्कन लीग। 1912 में हुए फर्स्ट बाल्कन वॉर में सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर को हराया, लेकिन सेकंड बाल्कन वॉर में ये सब आपस में लड़ने लगे। मैसिडोनिया को लेकर बुल्गारिया भिड़ गया ग्रीस और सर्बिया से, पर बुल्गारिया की हार ने पूरे रीजन को अनस्टेबल कर दिया। स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही कहीं हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, उस खाली जगह को भरने ठंडी हवाएं बहुत तेजी से तूफान की तरह आगे बढ़ती हैं। ऑटोमन एम्पायर के हाथ खड़ा करते ही सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने एक दूसरे से लोहा ले लिया और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के होने वाले सम्राट आर्क ड्यू फ्रांच फर्डिनेंड को जब बोस्निया में मार दिया गया, तो वही था वर्ल्ड वॉर 1 का लाइट्स कैमरा एक्शन वाला मूवमेंट। पहले विश्व युद्ध में जो लाखों जाने गई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी ट्रेंच वॉर। ये एक ऐसा टेक्टिक था जिसके चलते वॉर कैजुअलिटीज कई गुना बढ़ गई। ट्रेंच यानी लंबे और गहरे खोदे गए ड्रेनेज सिस्टम जैसे गड्ढे, जिन्हें प्रोटेक्टिव डिफेंस की तरह बनाया गया। और इस मनहूस वॉर टेक्टिक का क्रेडिट हिस्टोरियंस पहले विश्व युद्ध को ही देते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स तो इन ट्रेंचेस को हेल या नर्क कहते हैं। ट्रेंच वॉरफेयर को ज्यादा इम्प्लीमेंट किया गया था वेस्टर्न फ्रंट पर। ये नॉर्दर्न फ्रांस और बेल्जियम की ओर का एरिया था, जहां जर्मन ट्रूप्स के खिलाफ फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में यूएसए की अलाइड फोर्सेस ने लड़ाई लड़ी। लंबे और टेढ़े मेढ़े इन ट्रेंचेस को खोदा ही गया था मशीन गन फायर और हवा से होने वाले आर्टिलरी अटैक्स को डिफेंड करने के लिए। सोल्जर्स जिनकी पोस्टिंग इन ट्रेंचेस में होती, वो हफ्तों तक इसे ऑक्यूपाई करके रखते और तब तक इंतजार करते जब तक कि दुश्मन की सेना उनके अटैकिंग रेंज में ना आ जाती। पहले विश्व युद्ध में पॉइजनस गैस और केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो रहा था, तो इन ट्रेंचेस में सैनिकों के पास गैस मास्क भी होते थे, जिन्हें पहनने का टाइम मिल जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआती दौर में जो सैनिक ट्रेंच से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके राइफल्स पर बायोनेट्स लगे होते थे। कई बार ये दुश्मन के करीब नो मैंस लैंड तक पहुंच जाते। क्योंकि ट्रेंचेस बहुत लंबे होते थे, तो इन्हें आग उगलते गनफायर का भी सामना करना पड़ता। सैनिकों को ये कारगर तरीका लग रहा था, पर उतना था नहीं।
इसने दोनों ओर से बस वॉर कैजुअलिटीज ही बढ़ाई। ट्रेंच वॉरफेयर को नर्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन संकरी गलियों में साफ सफाई ना के बराबर थी। अनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशंस, इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां, पेचिश, कॉलेरा और टाइफाइड फीवर के चलते जितनी जाने गोलियों ने ली, उतना ही कहर बीमारियों ने भी बरसाया। ईस्टर्न फ्रंट पर 2 से 3 मिलियन सोल्जर्स टाइफस के चलते मरे। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक फैल गया था और लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई। सोल्जर्स जिन्होंने ट्रेंच वॉरफेयर के बेहद ही खराब कंडीशंस में रहते हुए ये लड़ाई लड़ी थी, उनमें आगे चलकर न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियां देखने को मिली। ब्रिटिश फिजिशियन चार्ल्स मायर्स ने इन्हें शेल शॉक नाम दिया। ये कोई एक बीमारी ना होकर के बीमारियों का एक चेन रिएक्शन था। इनमें सैनिकों का बेकाबू होकर कांपना, सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान न लगा पाना, मेमोरी लॉस, भ्रम और नींद की कमी से जुड़ी सारी दिक्कतें शामिल थीं। कुछ मरीज तो मुश्किल से चल पा रहे थे। हकलाना और बात न कर पाना भी कॉमन सिम्टम हो गया था। जो सैनिक जंग में मारे गए, ये उससे भी बदतर जिंदगी थी। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक वॉर सिंड्रोम भी कहते हैं। और हॉलीवुड मूवी अमेरिकन स्नाइपर अगर आपने देखी है तो आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आपको भी पता होगा कि कोई लड़ाई जब छिड़ती है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में सीमित नहीं रहती है। कोई टुकड़ी कहीं लड़ रही होती है तो कोई कहीं और। वर्ल्ड वॉर 1 का भी ना ऐसा ही कुछ सीन था। वर्ल्ड वॉर 1 में दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, द पैसिफिक और ईस्ट एशिया चपेट में था। और लड़ाई के 4 सालों में लगभग 21 मेजर लड़ाइयां लड़ी गई। उनमें से कुछ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि वर्ल्ड वॉर का इतिहास आप अच्छे से समझ सके। 6 से 12 सितंबर 1914 तक चले द फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्ने में अलाइड कंट्रीज की जीत हुई थी। पेरिस के 30 मील नॉर्थ ईस्ट में फ्रेंच आर्मी और ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स ने साथ मिलकर के फ्रांस की ओर बढ़ते हुए जर्मनी के कदम रोके थे। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट बैटल ऑफ इपरा को देखते हैं। 19 अक्टूबर से 22 नवंबर 1914 तक लड़ी गई ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 1 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसे रेस ऑफ द सी भी कहा गया क्योंकि बेल्जियम के नॉर्थ कोस्ट से इंग्लिश चैनल पोर्ट्स और नॉर्थ सी पर कंट्रोल करने के लिए ये बैटल हुई थी। एक और 6 लाख जर्मन्स और दूसरी ओर 4,20,000 अलाइड सेना 3 हफ्तों तक एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे, जब तक कि कड़ाके की सर्दी ना पड़ गई। साल भर में ट्रेंच वॉरफेयर से हुई जबरदस्त कैजुअलिटीज के बाद भी दोनों साइड्स को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का सिंगल लॉन्गेस्ट बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ वेरदन, जो 21 फरवरी से 18 दिसंबर 1916 तक चला। इस लड़ाई में फ्रेंच आर्मी को एक सरप्राइज जर्मन अटैक का सामना करना पड़ा था और साल भर में दोनों ओर से 6 लाख सोल्जर्स मरे। फ्रेंच साइड का मोराल डाउन करने के लिए जर्मन्स ने फोर्ट ऑफ वेरदन पर अटैक किया था। जुलाई के महीने तक वो जर्मन सेना लीड कर रही थी, पर जैसे ही उनका सपोर्ट सिस्टम डाउन हुआ, वापस फ्रांस अपने एरिया कब्जाने लगता है और सर्दियों में यूरोप की जानलेवा ठंड इस लड़ाई पर लगाम लगा देती है। तो बैटल ऑफ वेरदन रुकने की एक और खास वजह थी फर्स्ट बैटल ऑफ द सोम। फ्रांस के सोम नदी के किनारे लड़ी गई इस लड़ाई को इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि लड़ाई के पहले दिन ही ब्रिटिश फोर्स ने 57,000 कैजुअलिटीज देखी थी, जिसमें 20,000 सैनिक मारे गए। इसे इतिहास के ब्लडीस्ट बैटल्स में से एक गिना जाता है। हुआ ये था कि ब्रिटिश फौज जर्मन ट्रेंचेस के ऊपर से निकलने की कोशिश में थी और जर्मन गनर्स तैयार थे। मक्खन पर गरम चाकू चलने की तरह जानी गई। लेकिन 1 जुलाई से 13 नवंबर 1916 तक लगभग 5 महीने में इस लड़ाई ने 1 लाख लोगों का नामो निशान मिटा दिया था। इतिहास में पहली बार इस बैटल में टैंक का इस्तेमाल हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में अगला सिग्निफिकेंट बैटल था बैटल ऑफ कॉम्ब्रे। 1917 में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक 15 दिनों में इस लड़ाई ने टैंक का तांडव देखा। ब्रिटिश फोर्स ने पहली बार टैंक्स यूज किया और जर्मन ट्रेंचेस का सर कुचलते हुए आगे बढ़े। टैंक्स के आ जाने से लड़ाई का माहौल भी बदल गया था। इन्हें तब लैंडशिप नाम दे दिया गया और इसके बाद ही दुनिया भर के देशों को रियलाइज हुआ कि सेना में अलग से एक टैंक फ्लीट भी होनी चाहिए। 21 मार्च से 5 अप्रैल 1918 तक सेकेंड बैटल ऑफ द सोम की शुरुआत जर्मन सेना के हमले से हुई। इसमें इन्होंने ब्रिटिश ट्रेंचेस पर गैस और आर्टिलरी फायर से हमला किया था, लेकिन हफ्ते भर में ही अलाइड फोर्सेस अपना दमखम दिखाकर जर्मन्स को खदेड़ देती है।
वर्ल्ड वॉर 1 की बात होते ही वेस्ट फ्रंट का जिक्र खूब होता है, पर उतना ही जरूरी है द ईस्टर्न फ्रंट, जहां जर्मन्स और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना ने साथ मिलकर रशियन आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई तब लगी जब रशिया ने जर्मन स्टेट ईस्ट प्रशिया पर हमला किया। 1600 किलोमीटर रेंज में फैला ईस्टर्न फ्रंट बाल्टिक कोस्ट से ब्लैक सी तक था, जो वेस्टर्न फ्रंट से भी बड़ा इलाका था। पर वो कहते हैं ना कि जो औरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है, और रशिया के साथ यही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 की चिंगारी से खुद रशिया जल उठा और फरवरी 1917 में जार निकोलस सेकंड का राजतंत्र समाप्त हो गया। अक्टूबर आते आते बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन के चलते रशिया ने वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही अलाइड फोर्स से अपनी पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर ली। तो यूरोप से अब बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं अफ्रीका का। आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को गोली लगने से सुलगी विश्व युद्ध की लड़ाई का पहला बुलेट यूरोप के बदले अफ्रीका में चला था। अमेरिकन मिलिट्री हिस्टोरियन बायरन फरवेल ने अपनी किताब द ग्रेट वॉर इन अफ्रीका 1914 से 1918 में लिखा था कि ये गोली जर्मन कॉलोनियल फोर्सेस पर ब्रिटिश यूनिफॉर्म वाले एक अफ्रीकन सोल्जर ने चलाई थी। ये एरिया अभी टोगो वेस्ट अफ्रीका में है, क्योंकि जर्मनी ने अफ्रीका में अपना सबसे बड़ा कॉलोनियल एम्पायर बना रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अफ्रीकी देशों ने भी कई लड़ाइयां देखी, जैसे अगस्त 1914 में फर्स्ट बैटल ऑफ गरुआ हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब फ्रेंच और ब्रिटिश सेना ने आज के टोगो वाला एरिया जर्मन से छीन लिया और कैमरून की ओर बढ़ी। 7,000 ब्रिटिश, फ्रेंच और कंबाइंड अफ्रीकन ट्रूप्स को रोकने के लिए जर्मनी ने अपनी मिलिट्री एक्सपीरियंस वाली सेना के साथ अपनी अफ्रीकन ट्रूप्स को भेजा था। एंग्लो फ्रेंच फोर्स ने गरुआ में जर्मन फोर्ट को अटैक किया था, पर यह लड़ाई जर्मनी के हक में गई। नवंबर 1914 में बैटल ऑफ टेंगा में भी जर्मनी की जीत हुई थी। दरअसल ईस्ट अफ्रीका में ब्रिटिश फोर्स 4 सालों से एक छोटी जर्मन टुकड़ी को हरा नहीं पाई थी। इसकी वजह थे जर्मन कमांडर कर्नल पॉल वॉरबेक, जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। कर्नल वॉरबेक की जीत का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश मेजर जनरल आर्थर एटकेन एक अटैकिंग फोर्स लेकर भारत से अफ्रीका रवाना हुआ था। ये जगह आज तंजानिया में है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ पहुंचे आर्थर एटकेन जर्मन मशीन गन्स का सामना नहीं कर पाए और सेना टिक ही नहीं पाई। इस हार के बाद आर्थर एटकेन को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था। अप्रैल 1915 में बैटल ऑफ गुरिन को भी इम्पोर्टेंट काउंट किया जाता है। अफ्रीका में ब्रिटिश कॉलोनी के ऊपर ये जर्मन्स का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। कैमरून में ब्रिटिश सेना की पकड़ कमजोर बनाने के लिए जर्मन्स ने नाइजीरिया में हमला कर दिया था। स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश अटैक के बावजूद जर्मन सेना 10 महीने तक मैदान में टिकी रही। जब कैमरून के मोरा में जर्मन सेना का गढ़ गिरा तो देश पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 को वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा जाता है। इस टर्म को कॉइन किया था ब्रिटिश राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने, लेकिन उनका ये इनफेमस कोट सच साबित नहीं हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 के 2 दशक बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद वापस वर्ल्ड वॉर 1 पर आते हैं और मिडिल ईस्ट चलते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में उलझने की सबसे बड़ी वजह थी ऑटमन एम्पायर। नवंबर 1914 की शुरुआत में ऑटमन एम्पायर, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इस्लामिक पावर था, उन्होंने लड़ाई ना लड़ने की अपनी पॉलिसी छोड़ी और अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए फ्रेंच, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के साइड जाना ऑटमन एम्पायर के लिए एक गलत फैसला साबित हुआ। लड़ाई से पहले ऑटमन एम्पायर ने जर्मनी के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की थी, जो उनके पक्ष में नहीं गई। एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की रक्षा के लिए गैलीपोली पेनिनसुला में जब ऑटमन एम्पायर की सेना ब्रिटिश फोर्स से भिड़ी तो 1915 से 1916 तक उन्हें अलाइड फोर्सेस का सामना करना पड़ा। कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश अलाइड फोर्सेस के लिए भी काफी ज्यादा भारी पड़ी थी। वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई रुक चुकी थी तो अलाइड फोर्सेस ने अपने सैनिक ऑटमन एम्पायर के खिलाफ लगा दिए, पर 1,80,000 कैजुअलिटीज हुई और 28,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स मारे गए। पूरे ऑटमन एम्पायर के लगभग 5 लाख सेना जान से गई। उसके बाद वॉर इंजरीज के चलते 3.8 मिलियन सोल्जर्स बीमार पड़ गए। अक्टूबर 1918 आते आते ऑटमन एम्पायर को ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध विराम संधि करनी पड़ी और इस तरह ऑटमन सेना को लड़ाई से हाथ खींचना पड़ा। 18वीं सदी तक फुल एफर्ट देकर भी ऑटमन साम्राज्य में एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव नहीं हुआ था।
यूरोपियन लोगों की तरह वो लिटरेसी में बहुत ज्यादा पीछे थे, तो पूरे एम्पायर में वेल ट्रेन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स, डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स की भी काफी ज्यादा कमी थी। ये भी सुल्तान की सेना के लिए हार की बड़ी वजह साबित हुई। अब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुए 5 टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने टैंक्स का जिक्र किया था कि ब्रिटिश फोर्स ने पहली बार युद्ध में टैंक्स का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ज्यादा से ज्यादा इंटरनल कंबस्शन इंजन और आर्मोर प्लेट का इस्तेमाल और ट्रेंच वॉरफेयर की मारक क्षमता ने साथ मिलकर टैंक जैसी मशीन के आविष्कार को उकसाया। पानी की टंकियों में अपने हथियार छिपाने के तरीके से ये टैंक नाम इस्तेमाल में आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के छिड़ते ही ब्रिटेन ने टैंक्स का सीरियस प्रोडक्शन शुरू कर दिया और फाइनली बैटल ऑफ फ्लर्स कॉर्सलेट में ब्रिटिश सेना ने 15 सितंबर 1916 को अपने टैंक्स को मैदान जंग में उतार दिया। मशीन गन्स के इन्वेंशन का क्रेडिट भी WW1 को ही जाता है। इससे पहले ऑटोमेटिक रैपिड फायर वेपन में सबसे पॉपुलर था गैटलिंग गन, लेकिन हैवी होने के चलते इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद विकर्स गन आए, जिसे ब्रिटेन में डेवलप किया गया था। इसे 6 लोगों की टीम मिलकर चलाती थी और ये एक किलिंग मशीन की तरह पॉपुलर हुई। बाद में अमेरिकन ने इसका लाइटर वर्जन बनाया, लेविस गन, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं थी, लेकिन वॉर कैजुअलिटीज बढ़ाने में इन मशीन गन्स ने सबको पीछे छोड़ दिया था। अलाइड और सेंट्रल पावर दोनों ग्रुप्स के देश इन गन्स के साथ एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। टोटल जितने भी लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मरे थे, उनके 40% तो सिर्फ मशीन गन्स के शिकार हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही टैक्टिकल एयर सपोर्ट देखने को मिलने लगा। एयरप्लेन के इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सोच एक दिन आसमान से कहर बरसाएगी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इंसान की इसी सोच ने हमें एम्बिशियस बना रखा है। वर्ल्ड वॉर के छिड़ते ही मोनो और बाईप्लेन फाइटर्स के अलग अलग डिजाइन टेस्ट होने लगे थे। अपने साथ हैवी बॉम्ब्स और मशीन गन्स के साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स देशों को ऐसी फुर्ती मिल गई थी मानो सभी देश अपने लिए फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने में लग गए। मिड 1915 तक सबकी निगाहें आसमान पर जा टिकी, क्योंकि लड़ाई के मैदान में भी एयरप्लेन्स किसी भी मनोरंजन से कम नहीं थे और लड़ाई के सेकेंड हाफ तक तो सभी देश टैक्टिकल एडवांसमेंट हासिल करने में जुट गए थे। लड़ाई जीतने के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है, इसका एग्जाम्पल भी पहली बार हमें वर्ल्ड वॉर 1 में देखने को मिला, जब जर्मन्स ने पॉइजनस गैस इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि इसका असर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंडेंट था कि गैस कौन सी है, उसे किस तरह कैरी किया गया है और उसे किस वेदर कंडीशन में यूज किया गया है। 1915 में हुए सेकेंड बैटल ऑफ ईपड़ा में जर्मनी ने इन जहरीली गैसेस का इस्तेमाल शुरू किया। ये बैटलफील्ड में एक साइकोलॉजिकल वेपन साबित हुआ। सोल्जर्स और इंजीनियर्स अपना काफी समय इन गैसेस से बचने में बिताते थे, पर ऐसा नहीं है कि वॉर के दौरान बनाई गई सभी चीजें सिर्फ जान लेने के लिए थी। कुछ चीजों का काम जान बचाना भी था, इसलिए सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल हुआ। सेल्यू कॉटन नाम से बनने वाला एक बाय प्रोडक्ट जो शुगर केन से बनता है, वो सिपाहियों और युद्ध में घायल लोगों की जान बचाने लगा। बहते खून को रोकने और सोखने की इसमें कैपेसिटी थी। इसे बैंडेज के तौर पर यूज किया जाने लगा और आगे चलकर महिलाओं के लिए इससे सैनिटरी नैपकिन बनने लगे और 1920 में कॉटेक्स कंपनी ने इसे फर्स्ट कमर्शियल पैड की तरह लॉन्च कर दिया। वर्ल्ड वॉर में जमीनी लड़ाई तो हमने बहुत देख ली, अब जरा पानी में उतरते हैं। दोनों वर्ल्ड वॉर्स का इतिहास देखें तो जर्मन यू बोट्स ने ऐसी विनाश लीला की थी कि उनके आगे टिक पाना मुश्किल हो गया था। ये एक तरह के जर्मन सबमरीन्स थे जो ट्रांस अटलांटिक शिपिंग करते थे। लड़ाई के दौरान इन्होंने लगभग 8000 मर्चेंट वेसल्स और वॉरशिप डुबोए, साथ ही समंदर में ही हजारों सैनिकों की समाधि बना दी। यू बोट्स को इनका नाम मिला था अंडर सी बोट से, जिसे जर्मन्स गलत इंग्लिश में अंटर सी बोट कहते थे। यू बोट्स इतने केपेबल थे कि अपने से 20 गुना बड़े शिप्स पर भी भारी पड़ते थे। पानी के ऊपर इनकी मशीन गन्स और पानी के अंदर टॉर्पेडोज से हमला करना इनकी एक्सपर्टीज थी। बाकी देशों के मुकाबले पनडुब्बी बनाने में जर्मनी की रफ्तार काफी धीमी थी, पर फाइनली 1906 में जर्मनी ने अपनी पनडुब्बी बना ही ली और जब 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तब तक जर्मन्स के पास 20 कॉम्बैट यू बोट्स तैयार थे। बिना रिफ्यूलिंग किए ये लगभग 8000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते थे। इससे इनकी पहुंच पूरे ब्रिटिश कोस्ट तक हो गई। लेकिन इन सबके साथ सोल्जर्स की जिंदगी आसान नहीं थी। कम रोशनी वाली ये यू बोट्स अंदर से बहुत ज्यादा कंजस्टेड थी। जर्मनी नेवी के सैनिक इन यू बोट्स के साथ 2 महीने तक गश्त लगा सकते थे, पर नहाना और कपड़े बदलना बहुत ही मुश्किल था।
इन बोट्स में 50 सैनिकों के लिए सिर्फ 2 टॉयलेट्स थे और ये यू बोट्स पानी में सिर्फ 80 फीट से ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा पानी का प्रेशर झेलने के लिए नहीं बनी थी। वो कहते हैं ना कि देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। ये मुहावरा इन यू बोट्स पर सटीक बैठता था। 5 सितंबर 1914 को एक यू बोट के बेड़े ने सबसे पहले कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में एक ब्रिटिश लाइट क्रूजर पर धावा बोला था, जिसमें 250 सेलर्स मारे गए। 17 दिनों के बाद U9 ने 1 घंटे के अंदर 3 और ब्रिटिश बैटल क्रूजर डुबो दिए और 1500 सैनिक शहीद हुए। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत थी। जितना नुकसान दुश्मन को हो रहा था, लड़ाई के पहले ही महीने में उससे कहीं ज्यादा जर्मन यू बोट्स तबाह हुए। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, जर्मन इंजीनियरिंग एडवांस होती गई और जर्मन सबमरीन्स का नया वर्जन यू क्रूजर अटलांटिक महासागर पार करके यूएस कोस्ट तक जा पहुंची। वर्ल्ड वॉर 1 के आखिरी दौर में मई 1918 में यू क्रूजर ने 13 यूएस शिप्स को डुबो दिया और अपनी 12,000 किलोमीटर की गश्त के दौरान 2 अमेरिकन पोर्ट्स और टेलीग्राफ केबल्स को भी नुकसान पहुंचाया। जमीन पर अलाइड फोर्सेस के सामने जर्मन्स लोहे के चने चबा रहे थे, पर ठीक इसका उल्टा था सबमरीन वॉरफेयर में। जर्मन यू बोट्स अलाइड फोर्सेस के लिए गले का कांटा बन चुके थे, जिसे निकालना बहुत जरूरी था। पर यह कुछ ऐसा था कि किसी गायब हुए इंसान को ढूंढना। सबमरीन्स के सर्च ऑपरेशन में 1914 से 1918 तक अलाइड देशों ने अपने 10,000 शिप्स, हजारों प्लेन्स और लगभग 1 लाख माइंस को तैनात कर दिया था। और जर्मन यू बोट्स कितनी थी? सिर्फ 340। जर्मनी के टोटल 178 यू बोट्स कुर्बान हुए, पर इन्होंने अपने से लगभग 28 गुना ज्यादा, कुल 5,000 शिप्स डुबोए। इसका सीधा असर वर्ल्ड वॉर 2 पर दिखा और सबमरीन्स का इस्तेमाल बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर 2 आते आते जर्मनी ने 1162 यू बोट्स बना लिए, जिनमें 785 तबाह हुए और 377 बोट्स को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन तब तक 3000 अलाइड मर्चेंट शिप्स और वॉरशिप्स डुबोकर इन्होंने अपना नाम और काम इतिहास में लिखवा लिया। अब एक सवाल, आप क्या करते अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने का बुलावा आता? तो क्या आप जाते मैदाने जंग में? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे सैनिकों के साथ साथ दुनिया भर में आम लोग भी इससे अनछुए नहीं रहे। 4 साल से ज्यादा वक्त तक चली इस लड़ाई ने वर्ल्ड सोसाइटीज, इकोनॉमीज और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। आइए समझते हैं। हमारे लिए हमारी जिंदगी ही सबसे कीमती होती है, पर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लोगों की जान बहुत सस्ती साबित हो रही थी। समंदर में जब सुनामी की लहरें उठती हैं, तो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को मिटाते हुए आगे बढ़ती हैं। उसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के चलते 80 लाख से ज्यादा सोल्जर्स और 60 लाख से ज्यादा आम लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, जिसका असर आज भी दिखता है। कोई लड़ाई दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, शरीर पर उभरे घाव तो भर जाते हैं, पर मन के घाव हमेशा रह जाते हैं। दुनिया के वो हिस्से जो वर्ल्ड वॉर 1 की चपेट में आए, वहां पर मास डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन देखने को मिला। बसा बसाया घर, कारोबार, खेती, नौकरी छोड़कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। रिफ्यूजी कैंप्स और नजरबंदी कैंप्स में लाखों जिंदगियां कैद होकर रह गई। 1918 आते आते रिफ्यूजीज की तादाद बढ़ने लगी। फरवरी में ये 1.32 मिलियन था, जो कि जुलाई तक 1.82 मिलियन टच कर गया और सितंबर 1918 में लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख रिफ्यूजीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जबरदस्त पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस देखने को मिले। दुनिया भर में राजतंत्र, तानाशाही और कॉलिप्स ऑफ एम्पायर्स देखने को मिला। जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटमन और रशियन एम्पायर बिखर गया। राष्ट्रवादी सोच की ऐसी ज्वाला फूटी कि लोग अपनी आजादी के लिए लड़ने लगे। अकेले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के गिरने से ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देश बने। भारत में भी आजादी की लड़ाई तेज हो गई। एपिडेमिक्स यानी महामारियों का ऐसा दौर आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टाइफस, मलेरिया, टाइफॉइड, डायरिया, येलो फीवर और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों का कुनबा पूरी दुनिया पर टूट पड़ा। 20 लाख लोग बीमारियों से मरे और 60 लाख लोग लापता थे, जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया। पर ये तो कुछ भी नहीं था। 1918 के बाद इन्फ्लुएंजा महामारी फैली, जिसने दुनिया की आबादी का लगभग 20% का सफाया कर दिया। कुछ ही महीनों में 50 मिलियन लोग मारे गए और इन्फ्लुएंजा महामारी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई।
हर मुश्किल दौर अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आता है। वर्ल्ड वॉर 1 ने भी दुनिया को कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाए। आज दुनिया भर में महिलाएं वोट डाल पाती हैं, तो इसकी वजह भी वर्ल्ड वॉर 1 ही है। यूएसए में सफ्रेजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो महिलाओं के वोट देने के अधिकारों का समर्थन करते हैं। वॉर के दौरान ऐसे लोगों ने और महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था, क्योंकि लड़ाई के दौरान महिलाएं अब वॉर फ्रंट और पब्लिक लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करने लगी थीं। लड़ाई के दौरान और लड़ाई के बाद भी जब लाखों में वर्क फोर्स की कमी महसूस हुई, तो अमेरिका अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। इसी गैप को कम करने के लिए महिलाओं को वर्क फोर्स में लाना पड़ा, जो एक पॉजिटिव चेंज था। यूएस रेल रोड्स में बिहाइंड द सीन्स की तरह झाड़ू पोछा के काम में लगी लेडीज को फ्रंट रो में आने का मौका मिला और वो टिकट्स कलेक्शन से लेकर के लगेज उठाने और इंजन क्लीनिंग के काम करने लगी। एक और जहां आदमी वॉर फ्रंट्स पर थे, तो इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट और लगभग हर उस काम में जहां पुरुषों का वर्चस्व था, वहां महिलाओं ने उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर दिया। महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली और अब वो घर संभालने से घर चलाने वाली बनने लगी। कुछ ऐसा ही बदलाव ब्रिटेन में भी दिख रहा था। ब्रिटेन में लगभग 3.5 मिलियन महिलाएं वेज लेबर की तरह काम कर रही थी, जो 1917 तक 4.7 मिलियन पहुंच गई। साउथ यूएसए का राज्य कनेक्टिकट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1913 से 1917 के बीच सबसे ज्यादा गोला बारूद बना रहा था। जैसे ही इस प्रोफेशन में मैन फोर्स की कमी हुई, तो फैक्ट्रीज में विमेन फोर्स की संख्या 105% बढ़ गई। इधर महिलाएं काम भी कर रही थी और अपने वोटिंग राइट्स के लिए आवाज भी उठा रही थी। और फाइनली वर्ल्ड वॉर खत्म होने से ठीक 1 महीने पहले यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 30 सितंबर 1918 को महिलाओं को वोट देने के अधिकार को मंजूरी दे दी। गवर्नमेंट पोस्टल डिलीवरी, काउ गर्ल्स, कारपेंटर्स, फार्मिंग, टेक्सटाइल, फोटो जर्नलिस्ट, वायरलेस ऑपरेटर, नर्सिंग, एविएशन इंडस्ट्री, रेल रोड, नेवी ऑफिसर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, बर्थ कंट्रोल अवेयरनेस, मशीन ऑपरेटर्स, जहां पर भी जो भी मौका मिला, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस की महिलाएं अपना पैर जमाने लगी। वॉर से मेडिकल सेक्टर में भी बूस्ट देखने को मिला, क्योंकि घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल कम्युनिटी को लार्ज स्केल पर जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तो जब किसी के पैरों में चोट लगती है, तो उसे सीधा रखने के लिए पैरों को बांधकर थोड़ा ऊपर हवा में लटकाकर रखा जाता है। इसे थॉमस स्प्लिंट कहते हैं। लेट 19th सेंचुरी में सर्जन ह्यू थॉमस, जिन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है, उन्होंने ही थॉमस स्प्लिंट को इन्वेंट किया था। वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ था और 1914 में जब वॉर शुरू हुई, तो टूटे हुए थाई बोन्स वाले लगभग 80% सोल्जर्स मारे गए। लेकिन 1916 में थॉमस स्प्लिंट के वर्ल्ड वॉर में इंट्रोड्यूस होते ही थाई बोन इंजरी वाले 80% सोल्जर्स की जान बच सकी। सबसे ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला वैक्सीनेशंस में, जब टाइफाइड जैसी महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशंस का प्रोडक्शन और यूज दोनों बढ़ा दिया गया। फ्रांस में गाड़ियों के अंदर मोबाइल एक्सरे यूनिट्स बनाए गए, नए एंटीसेप्टिक्स डेवलप किए गए और सोल्जर्स अपनी हाइजीन और साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने लगे। फ्रंट लाइन के पास डॉक्टर्स की तैनाती होने लगी और घायलों को लड़ाई से निकालने के लिए हॉस्पिटल ट्रेन्स चलाई जाने लगे। फेशियल सर्जरी से लेकर के एडवांस प्रोस्थेटिक लिम्ब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिनसे लाखों सोल्जर्स के इलाज में तेजी आई और अपने हाथ पैर गंवा चुके लोगों को नई जिंदगी शुरू करने में मदद मिली। आजकल सोशल मीडिया और ट्विटर पर आपने एक टर्म बहुत सुनी होगी, प्रोपेगेंडा। आम भाषा में समझे तो किसी खास मकसद के लिए लोगों की सोच को प्रभावित करने को किया गया कोई कम्युनिकेशन। इसका जरिया ना कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक, आर्ट, पोस्टर या मूवीज। तो वर्ल्ड वॉर 1 से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का दौर जोर पकड़ा था। किसी को नीचा दिखाना, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करना, दुश्मनों को बदनाम करना, ऐसे सारे हथकंडे आजमाए जा रहे थे। आइए समझते हैं। अगर मन में सवाल आया है कि प्रोपेगेंडा फैलाना इतना जरूरी क्यों हो गया था, तो जवाब है, जंग लड़ने के लिए सिपाही लगते हैं, इसलिए सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये उनके हक में होना जरूरी था। गवर्नमेंट चाहती थी कि युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्रूट किए जाएं, इसलिए ऐसे पोस्टर्स छापे जाने लगे जो आर्मी को एक एक्साइटिंग जॉब और प्राउड फैक्टर की तरह दिखाए। ऐसा ही पॉपुलर पोस्टर था ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हॉबर्ट किचनर का, जिसमें वो उंगली दिखा रहे हैं और नीचे लिखा था, ब्रिटेन वांट्स यू, जॉइन द काउंटर्स आर्मी, गॉड सेव द किंग। आपने वैसे लक्ष्य मूवी देखी होगी, जिसमें प्रीति जिंटा ने जर्नलिस्ट बरखा दत्त का रोल प्ले किया था, जो बैटल ग्राउंड से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। ये वाला ट्रेंड भी वर्ल्ड वॉर 1 से ही शुरू हुआ था। पहले तो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स की लड़ाई के मैदान में जाने पर बैन लगा दिया गया था, पर कुछ लोग चोरी छिपे पहुंच गए
और वहां से रिपोर्ट्स देने लगे, तो 1915 में ये बैन हटा दिया गया। अगस्त 1916 में एक फेमस ब्रिटिश फिल्म आई, द बैटल ऑफ द सोम। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के लाइव फुटेज दिखाए गए और सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर लगभग 10 लाख लोगों ने इस फिल्म को देखा था। ऐसे प्रोपेगेंडा जर्मनी में भी फैलाए जा रहे थे। ऐसे ही एक पोस्टर में एक सैनिक बड़ी तलवार लिए खड़ा है और उसके नीचे लिखा था, अगर शांति से खेतों में हल जोतना चाहते हैं तो पैसे डोनेट कीजिए। अगर जर्मन बिजनेस को दुनिया में फैलते देखना चाहते हैं तो पैसे डोनेट कीजिए। अगर नायक को तेज धार तलवार लहराते हुए देखना चाहते हैं तो पैसे डोनेट कीजिए। ऐसे ही पोस्टर ब्रिटिश इंडिया राज में भारतीयों को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिक्रूट करने में यूज हुए, जिनमें से एक उर्दू पोस्टर में एक सैनिक वर्दी पहने बंदूक पकड़े खड़ा है और पोस्टर पर लिखा था, ये वर्दी, पैसा और राइफल कौन लेगा? वो जो सेना में शामिल होगा। प्रोपेगेंडा फैलाने में यूएस भी पीछे नहीं रहा। जब यूएस लड़ाई का हिस्सा बना तो ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को जोड़ने के लिए और यूएस पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने एक कमेटी बनवाई थी ताकि लोगों की राय बदली जा सके। ऐसी एक यूएस पोस्टर में जर्मनी को एक मैड ब्रूट या पागल जानवर बताया गया, जिस पर लिखा था, डिस्ट्रॉय दिस मैड ब्रूट। अब हम यहाँ से वॉर में यूएसए की एंट्री डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि आदमी तब तक मोहल्ले में लगी आग को बुझाने के लिए हाथ में बाल्टी का पानी नहीं उठाता जब तक कि उसका अपना घर आग की चपेट में ना आए। यूएसए के साथ भी ना कुछ ऐसा ही था। दूर से खड़े होकर तमाशबीन की तरह यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 को देख रहा था। यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कहा था कि अमेरिका नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन 1915 में एक जर्मन यू बोट ने ब्रिटिश जहाज ल्यूसिटेनिया को निशाना बनाया। इसमें 2000 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकन थे। यहीं से लोगों की सोच बदलने लगी। मार्च 1916 में एक जर्मन यू बोट ने फ्रेंच पैसेंजर शिप ससेक्स पर टारपीडो दाग दिया, जिससे ढेरों लोग मरे, जिनमें अमेरिकन भी थे। इस समय तक यूएस ने कहा कि जर्मनी अगर ऐसी नीच हरकत करता रहा तो वो अपनी जर्मनी से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लेगा। जर्मन्स ने ऐसा वादा किया भी, पर जल्द ही अपनी बात से मुकर गए और सबमरीन वॉरफेयर को दोबारा शुरू कर दिया। इसके ठीक बाद जिम्मरमैन टेलीग्राम नाम से एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें जर्मन फॉरेन सेक्रेटरी अर्थर जिम्मरमैन का एक टेलीग्राम लीक हो गया, जिसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया था। ये मैक्सिको के लिए था। इसमें लिखा था कि अगर यूएसए अलाइड फोर्स ज्वाइन करता है तो जर्मनी और मैक्सिको साथ मिलकर के यूएसए के खिलाफ लड़ेंगे। मैक्सिको को इसलिए घसीटा गया क्योंकि 1846 से 1848 में हुए मैक्सिकन अमेरिकन वॉर में मैक्सिको ने टेक्सास, एरिजोना और न्यू मैक्सिको एरिया गंवा दिया था। जर्मनी ने मैक्सिको को ये सपना दिखाया कि वो अगर जर्मनी का साथ देगा तो मैक्सिको को उनका खोया हुआ एरिया वापस मिल सकता है। और इस तरह 6 अप्रैल 1917 को यूएसए ऑफिशियली अलाइड फोर्सेस के साथ लड़ाई में शामिल हो गया, क्योंकि यूएसए जो अभी अभी जंग लड़ने उतरा था वो बहुत ज्यादा तैयार नहीं था। यही सोचकर जर्मनी को लगा कि अगर सबमरीन वॉरफेयर जारी रखा जाए तो यूएसए से पहले वर्ल्ड वॉर फतेह की जा सकती है। पर जब अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस 1917 में यूरोप पहुंची तो उन्होंने लड़ाई का रुख ब्रिटेन और फ्रांस के फेवर में मोड़ दिया। नवंबर 1918 आते आते जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अलाइड फोर्सेस के आगे घुटने टेक दिए। युद्ध विराम की घोषणा तक यूएसए की ओर से लगभग 40 लाख अमेरिकन लड़ाई में शामिल हो चुके थे, जिनमें 1,16,000 से ज्यादा सैनिकों ने जान गंवाई। लड़ाई में यूएसए को उतरने से जुड़ा यूएस प्रेसिडेंट विल्सन की स्पीच द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। ज्यादातर अमेरिकन के लिए लड़ाई लड़ने की एक सिंगल वजह थी देश को जर्मन खतरे से दूर रखना। अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस के मैदान में उतरते ही अलाइड फोर्सेस को जैसे संजीवनी बूटी मिल गई। लगभग 20 लाख जवानों की मदद से अलाइड फोर्सेस हर वॉर फ्रंट में सेंट्रल पावर्स पर भारी पड़े। यूएस के आने से अलाइड फोर्सेस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिला। यूएसए के बनाए उन्नत आर्टिलरी, टैंक्स, एयरप्लेन्स और मशीन गन्स ने दुश्मन को हक्का बक्का करके रख दिया। मार्क 8 जैसे एडवांस अमेरिकन टैंक्स ब्रिटिश और फ्रेंच टैंक्स के मुकाबले काफी ज्यादा कारगर और भरोसेमंद निकले। यूएसए के पास आर्मी की अपनी लीडरशिप स्किल्स थी, जिसे इम्प्लीमेंट करके अलाइड फोर्सेस को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिली। जॉन पर्शिंग, फ्रेडरिक एबॉट, फ्रैंक हर्मन, रॉबर्ट अलेक्जेंडर, विलियम हर्बर्ट और हेनरी ट्रूमैन जैसे ढेरों यूएस ऑफिसर्स थे, जिन्होंने अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज से यूएस लीडरशिप का लोहा मनवा दिया। परस्यूट नाम का फाइटर एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स का हिस्सा बनकर वर्ल्ड वॉर 1 में आसमान का सिकंदर साबित हुआ।
ओरिजिनली ये फ्रेंच डिजाइन था, पर यूएसए ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। 4 अप्रैल 1917 को इसने पहली उड़ान भरी थी। विकर्स मशीन गन्स और कूपर बॉम्ब लोड करते ही ये एक किलिंग मशीन बन जाती थी। कर्टिस J.N. जेनी भी एक और नाम था जो वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका का फेवरेट था। इसके साथ DH-4 नाम का एक और प्लेन वॉर के दौरान खुद में लगे कैमरे से इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रहे थे। इन दोनों के अलावा अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्स के पास इटालियन डिजाइन वाला कैपरोनी CA-3 था, जो एक हैवी बॉम्ब एयरप्लेन था और इसे भी यूएसए ने बहुत यूज किया। तो वेस्टर्न फ्रंट जो वर्ल्ड वॉर 1 का सेंटर पॉइंट था, वहां पर चली 4 साल की लड़ाई के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अलाइड फोर्सेस के साथ समझौता करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा। पर क्या होता अगर यूएसए वर्ल्ड वॉर में आया ही ना होता? कभी सोचा है आपने? इस बात पर अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग बात कहते हैं। यूएसए अगर वॉर में हिस्सा नहीं लेता तो 2 सिचुएशन पैदा होती। पहली तो ये कि किसी न किसी तरह का कोल्ड वॉर जरूर पैदा होता, क्योंकि रशिया के बोल्शेविक लोग कैपिटलिस्ट देशों के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ते और यूएसए कैपिटलिस्ट देश था। दूसरी बात, शायद से वर्ल्ड वॉर 2 को रोका जा सकता था या फिर ये होता ही नहीं। लेकिन अगर यूएसए एंट्री नहीं लेता तो वर्साइल ट्रीटी नहीं होती, जर्मनी कमजोर नहीं पड़ता और हो सकता था कि वो अलाइड फोर्सेस को हरा भी देता। लेकिन यूएस ने लड़ाई में आकर के सारा गणित बिगाड़ दिया और जर्मनी को हर्जाना भरने के लिए मजबूर किया गया। 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स पर बात तय हुई। 1871 से 1918 तक गोल्ड मार्क्स जर्मन एम्पायर की करेंसी थी। 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स 2023 के हिसाब से होते हैं 442 बिलियन यूएस डॉलर्स। वर्साइल ट्रीटी को हिटलर ने डिक्टेट नाम दिया था, जो कि कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर 2 का कारण भी बना। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल इल के चलते जर्मनी ने अपनी जमीन का 10% हिस्सा गंवाया और इस लिस्ट में बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी जमीन गंवाई। ऑटोमन एम्पायर का पतन हुआ और रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के चलते एक नया पॉलिटिकल सिस्टम उभरा, कम्युनिज्म। यूरोप का नक्शा पूरी तरह से बदल गया और इसका सबसे बुरा नतीजा निकला वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए डायरेक्टली पहले विश्व युद्ध को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, पर कहीं ना कहीं जर्मनी ने जो अपमान सहे थे उसके चलते वो एक कमजोर इकोनॉमी बन गई थी और एक्सट्रीम गरीबी ने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया था जो हिटलर जैसे तानाशाह के लिए बिल्कुल सही था। उसने इसका फायदा उठाया और जर्मन्स को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उकसाया। नतीजा 3 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 2 का डंका बज गया। अंत में यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन की स्पीच याद आ रही है, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को लेकर कही थी, दिस इज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 ने एक और वॉर को जन्म दे दिया। और इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार